सो गाइस आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद मार्केट वापस एक रिकवरी की तरफ चल रहा है। दो मेजर अपडेट्स है मार्केट को इस तरह से हिलाने के लिए। ऑल्दो आज के अपडेट्स को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा भी मार्केट वॉलेटाइल ही दिख रहा था पिछले काफी दिनों से। ऑल टाइम हाईज के पास है मार्केट। एक बार यहां पर आओ स्क्रीन पे, मार्केट इस समय ऑल टाइम हाईज के पास में है। यहां पर देखो, ये मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और मार्केट यहीं पर ही वॉलेटाइल है। कभी ऊपर जाता है, अगले दिन नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर अगले दिन नीचे, फिर नीचे। तो इस तरह की सिचुएशन मार्केट में क्यों बनी हुई है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। मार्केट में इस समय ना ही कोई पॉजिटिव है, ना ही कुछ पॉजिटिव है और ना ही कुछ नेगेटिव था। ठीक है, पिछले 2 हफ्तों से मार्केट इसी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट में ना कुछ पॉजिटिव है और ना कुछ नेगेटिव है। मार्केट 10 दिसंबर की वेट कर रहा है, जिस दिन रेट कट की न्यूज आ सकती है। लेकिन आज के दिन मार्केट में कुछ अपडेट आती है। पहला, रुपी भैया ऑल टाइम लो पर गिर गया, यूएस डॉलर और बढ़ गया। पहली न्यूज आती है। अगली न्यूज आती है कॉन्गो से, क्योंकि कॉन्गो क्या कर रहा है, कोबाल्ट का ट्रेड यानी हायर प्राइसेस, यानी कोबाल्ट का एक्सपोर्ट, वहां पर कुछ चेंजेस लेकर के आ रहा है, अपने नए नॉर्म्स लेकर के आ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में आज के दिन इतनी बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। अब कोबाल्ट, कॉन्गो, आप कहोगे भैया इनसे हमें क्या लेना देना, हमारा पोर्टफोलियो क्यों गिरा रहे हो? भैया कोबाल्ट का यूजेज कहां कहां है, ये है सारे सेक्टर। रिसर्च, रिचार्जेबल बैटरीज, एरोस्पेस एंड डिफेंस, पेट्रोलियम एंड केमिकल, मेटलर्जिकल एंड स्पेशल अलॉयज, पेंट, सेरेमिक एंड ग्लास, इतने सारे सेक्टर्स के अंदर एक छोटा सा कोबाल्ट यूज किया जाता है अलग अलग तरीकों से, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। ये पॉइंट आज के दिन, ये खबर मार्केट में दे रही है टेंशन, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी टेंशन दे रही है। ईवी सेक्टर में भी टेंशन दे रही है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टेंशन दे रही है। तो मार्केट में इस समय ये सिचुएशन है। लेकिन भैया हमारा बीएससी लिमिटेड क्यों गिर रहा है? कल के वीडियो में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे बीएससी को लेकर के, कि स्टॉक एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर चुका है। यहां पे 2840 का जो आपका ट्रेंड है, ये बेसलाइन टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसलाइन टूटने का मतलब ये है कि आपके शॉर्टर एग्जिट करेंगे यहां बीएससी लिमिटेड में, और हुआ यही, ये बेसलाइन टूटी और शॉर्टर्स एग्जिट करना स्टार्ट हो चुके हैं। कल हमने शॉर्टर्स के बाद डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। शॉर्टर्स तो चलो एग्जिट कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या करेगा? अभी आज की डेट में 1,81,000 बायर है एंड 3,30,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 सेशन के कंपैरिजन से, तो आज थोड़ा कम हुआ है। ऑल्दो एमएफआई एंड आरएसआई भी काफी हद तक नीचे आ चुके हैं, जो कि एक और अच्छी बात है। 60.7 का आपका आरएसआई है एंड 73.8 का आपका एमएफआई। एमएफआई ऑल्दो अभी भी बेरिश है, लेकिन यार एक ही सेशन में लगभग 8% से ज्यादा आपका एमएफआई करेक्ट हुआ है। ये एक अच्छी बात है। आपको याद होगा 2340 से लेकर के 2520, ये एक पुरानी रेंज आपकी रही है बीएससी लिमिटेड में, जहां पर आपका एमएफआई 90 पर था, और 2340 पर आते ही आपका एमएफआई बुलिश हुआ, और ये तेजी जो आपको मिली थी ना अभी रिसेंटली 2950 तक, ये इसी डिफरेंस की वजह से थी। अगर सिमिलर डिफरेंस आपका बनता है एमएफआई में अभी भी, जो कि बन रहा है 8 पॉइंट आपका एमएफआई करेक्ट हो चुका है, यही डिफरेंस अगर आपका बनता है जो पहले क्रिएट हुआ था, अगर आप रेगुलर हो तो आप समझ रहे होगे ये पॉइंट, यही सिचुएशन सिमिलर बनती है यहां पर, तो उस कंडीशन पर बीएससी लिमिटेड क्या वापस से रिकवरी देगा? और क्रूशियल बेस आपको पता है 2620 का है। ऑल्दो इस बीच में गैप है, इसको फिल करेगा बीएससी लिमिटेड। गैप फिल करने के लिए हमने कल के दिन वीडियो डिस्कस की थी। एमएससीडी सिग्नल इस समय काफी ज्यादा हाई है। ऑल्दो आरएसआई, एमएफआई एंड एमएससीडी शॉर्ट टर्म में ज्यादा यूजेज किया जाता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चार्ट ट्रेजेक्टरी पर काम करना पड़ता है। यह है आपका वो गैप जिसको फिल करने के लिए बीएससी लिमिटेड नीचे की तरफ करेक्ट हो रहा है, जहां पर 2690 और 2710 ये छोटा सा गैप है बीएससी लिमिटेड के अंदर। इसको फिल करने के लिए स्टॉक नीचे की तरफ करेक्ट होता देखने को मिल रहा है। मिड बेस जो आपका है वो 2740 का है, सॉरी 2780 का, ये मिड बेस है, और क्रूशियल बेस आपका 2620 का है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर हो और आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे लॉन्ग टर्म इतना नहीं जाना, तो आपको पता है कि आपके एसएल पोजीशन क्या होनी चाहिए,
जो शॉर्टर थे उनके लिए कल के सेल पोजीशन 2850 के पास में थी और आज उन्होंने यहां पर तगड़ा एग्जिट किया भी है शॉर्टर्स ने। तो ये है पोजीशन इस समय बीएसई लिमिटेड की। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखें तो इस वाले ट्रेंड की मैं बात कर रहा था, ये वाला ट्रेंड पूरा 2520 पर करेक्ट होकर के 2340 इस सेशन के अंदर आया और जैसे ही 90s का टेक्निकल आपका 2520 पर था, 2340 पर आते ही वो 40s की रेंज पर आया, जिसकी वजह से बीएसई लिमिटेड में ये बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। यानी टेक्निकल और चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर ये तेजी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें सिमिलर सिचुएशन जो 2340 2520 पर थी वही यहां भी चाहिए। टेक्निकल वापस से स्ट्रांग तरीके से करेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये करेक्शन टेक्निकल्स में आनी बहुत जरूरी रहती है, अदरवाइज डबल टॉप स्टॉक ने रिसेंटली क्रिएट करा था। हायर वेजेस पैटर्न क्रिएट करने के लिए 2850 से रिवर्सल लेना था, जो कि नहीं आया, वहां शॉर्टर्स ने एग्जिट किया है। तो ये पूरा गेम ऑन चार्ट ही चला है बीएसई लिमिटेड में, कोई एक्सटर्नल अपडेट या एक्सटर्नल न्यूज नहीं है। बादशाह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई एम NISN 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज के नाम पे आप कई बार सुनते होंगे भैया बाय द डिप कर लो, बाय द डिप कर लो। हर 5% 10% की गिरावट पर एवरेज करते रहो, ऐड करते रहो, बढ़ेगा ये शेयर, 5 गुना हो जाएगा, आंखें बंद कर लो। ऐसे नहीं होता भैया एवरेज। अगर ऐसे एवरेज होता तो भैया पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट के अंदर बैठ जाती काम धंधे बंद करके कि भैया बाय द डिप ही तो करना है, इतना आसान काम है भैया, यही तो करना है, बस कर लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। ये नहीं होता। अभी आपने देखा कि 140 आपका बेस लाइन टूट रहा है, सस्टेन नहीं करता है, तो उस कंडीशन पर आपको पता है कि अगला बेस लाइन 124 के पास आ रहा है। तो क्या 124 आपका एवरेज प्राइस है? क्या एवरेज करने के लिए आपको 124 पर एंट्री करनी पड़ेगी? अब इसको यहां पर समझना जरूरी है, क्योंकि 124 पर अगर आप यहां पर गिरते हो तो इस प्राइस पर आप एवरेज करोगे या नहीं करोगे, वो कैसे डिसाइड होता है, मार्केट सिचुएशन कैसी है उस समय। चार्ट पर 124 के पास में कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है। जैसे 140 पर अभी आप देख रहे हो कैंडल का फॉर्मेशन सही नहीं है, आपका 124 पर अगर गिरते हो तो वहां कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है, क्या स्टॉक सस्टेन कर रहा है, क्या आपके पास इस तरह एक कैंडल है, उसके साथ में मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या मार्केट बुल रन दे सकता है। ये पॉइंट्स आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि 124 पर आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं आई, इसका मतलब यह है कि 124 पर आपको एवरेज नहीं करना है। आप 50% के नुकसान में अगर हो और 124 पर भी एवरेज नहीं करते और उसके बाद आप 60% के नुकसान पर आ रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने क्या किया, आपने स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। क्योंकि 124 भी अगर फेल हो रहा है तो आपको कैंडल के फॉर्मेशन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको यह देखना है कि भैया 124 के बाद में आपका नेक्स्ट प्राइस क्या आ रहा है। क्या वो प्राइस फॉर एग्जांपल क्या वो प्राइस 110 है या 115 है, आपको यह सिचुएशन देखनी होगी। जैसे ही आपके एवरेज प्राइस पर आपको लगे कि एक पर्टिकुलर पुराने बेसिस के पास में स्टॉक आ चुका है, यहां पर एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मार्केट भी सस्टेन है, कैंडल भी आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो भैया वहां आता है आपका एवरेज। क्योंकि अगर आप हर बेस लाइन पर भी एवरेज करने के लिए चलोगे ना, तो एक टाइम आएगा मेरे जैसा छोटा इन्वेस्टर जिसका पैसा ही खत्म हो जाएगा, वो कहेगा भैया अब मेरे पे तो बचा ही नहीं है, अब मैं क्या ही करूं। लेकिन एक अमीर इन्वेस्टर के लिए बाय द डिप ठीक है भैया, वो करे अच्छी बात है, बट एक छोटे इन्वेस्टर के लिए जैसे कि मैं हूं, मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। मेरे लिए स्ट्रैटेजी वही अच्छी है जिसको एवरेज कहते हैं, सही समझदारी के साथ में। आई गेस इतना पॉइंट आज के लिए काफी होगा एवरेजेस के लिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।